साहित्य निधि में आज सुनिए शिवानी की लिखी हुई कहानी मसीहा। शिवानी जी हिंदी की एक कहानीकार एवं उपन्यासकार थीं। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत था, किंतु वे शिवानी के नाम से लेखन करती थीं। प्रस्तुत है कहानी मसीहा। तुम जाएगा, ब्रदर वारिसी ने कठोर स्वर में कहा। नहीं नहीं, उसने सुडौल गर्दन 2-3 बार झटकी और उसके शुभ्र ललाट पर काली लटों का जाल बिखर गया। तुम बिल्कुल जाएगा मदर के पास। मदर बहुत अच्छा प्यार करेगा, हमारा माफिक इत्ता। दोनों बाहें फैलाकर ब्रदर ने भावी स्नेह की परिधि खींच दी और उनकी नीली आंखों में क्रोध और झुंझलाहट के स्थान पर परिहास झलक उठा। दोनों घुटनों में मुंह छिपाए बालिका पूर्ववत गठरी सी बनी बैठी रही। पैरी, ऊपर देखो। ब्रदर ने बड़े स्नेह से उसका माथा थपथपाया, पर क्रोध से तिलमिलाकर परी ने उनका हाथ दूर झटक दिया। ओ गॉड, कहकर ब्रदर ने एक लंबी सांस खींची और उठकर वो भीतर चले गए। उनके पीछे उनका काले अलपाके का लबादा लहरें सी उठाता पर्दे के पीछे छिप गया। कनखियों से देखकर रूठी बालिका परी ने चेहरा उठाया। उसके गालों पर अभी भी आंसू सूखे नहीं थे। मिट्टी में अपनी उंगलियों से रेखाएं खींचती वो आप ही आप पहाड़ी में बड़बड़ाने लगी, जैसे उसका मृत पिता हुकुम सिंह कहीं पास में ही खड़ा हो। मुझे छोड़ छाड़ कर अपने तो भाग गए, अब ये फिरंगी साहब भी मुझे भगा रहा है। आया है बड़ा भगाने वाला, देख लूँगी। हाँ। भीतर से कोने का पर्दा सरकाकर ब्रदर ने देखा। बेचारी सिसकती आंखें पोंछती धूल से खेल रही थी। कैसे संकट में पड़ गए थे वो। डूबती परी को जीवन दान देकर स्वयं ही अतल जल में डुबकियां लगाने लगे थे। पर इस तरह तो काम नहीं चलेगा, सख्ती से ही काम लेना होगा। उन्होंने रेवरेंड मदर सुपीरियर की चिट्ठी फिर उठा ली। कितना प्यारा खत था। अनाथ बालिका के लिए मदर की चिट्ठी दोनों बाहें फैलाए स्वयं जननी का आह्वान थी। ब्रदर वारिसी, उन्होंने लिखा था, तुम लिखते हो कि दयालु प्रभु ने मेरे लिए एक नन्ही प्यारी सौगात भेजी है। उसका हमारे कॉन्वेंट में हार्दिक स्वागत है। तुम्हारे अदम्य साहस और अथक परिश्रम का पूरा ब्यौरा फादर पॉल से सुन चुकी हूँ। नैनीताल के प्रलय की भयंकर घड़ी में तुमने अपनी जान संकट में डालकर 20 जान बचाई। तुम लिखते हो कि अब तुम्हारे बंगले का अस्पताल खाली हो गया है, केवल एक अनाथ बालिका रह गई है। उसे तुम कब तक भेज सकोगे? लिखना, जिससे मैं डांडी कुलियों का प्रबंध करके भेज सकूं। ब्रदर ने चिट्ठी मोड़कर पेपर वेट से दाब दी। सामने ऊंचे देवदार की छाया में सेंट जॉन इन विल्डरनेस का बुर्ज मटमैला लग रहा था। पर ऐसे ही उलझन के क्षणों में कैसी शांति मिलती थी सेंट जॉन के गिरजेघर को देखकर। भयंकर भूकंप के बाद नैनीताल नई विधवा के उजड़े सुहाग सा स्तब्ध पड़ा था। ब्रदर वारिसी के अधिकांश मित्र और सहयोगी परिवार सहित बंगलों में दब दब कर चिर निद्रा में सो गए थे। विक्टोरिया होटल का अस्तित्व पानी के बुदबुदे की भांति विलीन हो गया था। 17 कुचली दबी अधमरी कायाओं को बटोर कर वो अपने बंगले में ले आए थे। जहां आसपास के नए बंगले भी प्रलय की चपेट में चटक कर रह गए थे, उनके हल्के कागज की सी छत का लाल बंगला सेंट जॉन की वृत छाया में सिर उठाए खड़ा था। टूटना तो दूर, खिड़की का एक कांच भी नहीं तड़का था। ये सब प्रभु की कृपा थी। 17 रोगियों की दिन रात सेवा कर वो केवल 7 को ही बचा पाए थे। सब उस गोरे विदेशी से असीम कृतज्ञता पूर्वक विदा लेकर अपने अपने आत्मीय जनों के पास चले गए थे। बच गई थी केवल एक भाग्यहीना बालिका परी। नैनीताल के एक पहाड़ की पूरी बस्ती ही जादुई उड़न खटोले सी उड़कर ताल में समा गई थी। उसी पहाड़ पर कर्नल विकी का बंगला था। बंगले के अहाते में उनका चौकीदार हुकुम सिंह भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत पहले मर गई थी। एक ही लड़की थी, परी। गोरी, चिट्टी, लंबी और बेहद दुबली। बड़ी बड़ी आंखों ने फैलकर सारे चेहरे को घेर लिया था। सुघड़ नाक और रसीले अधर पुट का अस्तित्व ही खो गया था। हुकुम सिंह की 2 भैंसें थीं। सब साहब लोगों को वही दूध देता था। ब्रदर के बंगले में दूध देने जाती थी परी। एक दिन बेटी के साथ हुकुम सिंह आया और सिर खुजाकर बोला, साहब 200 एडवांस लेगा, लड़की का ब्याह है सरकार, इसी परी का। अब भी शादी? ब्रदर ने छोटी सी परी को देखकर कहा था। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल बच्चा है।
और परी लजाकर बाप के पीछे छिप गई थी। हुकुम सिंह 200 रुपये ले गया, पर लौटाने का उसे समय नहीं मिला। दूसरे ही दिन उसकी योजना भूकंप में दबकर रह गई। भयंकर गर्जना से नैनीताल कांप उठा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दानव से लुढ़कते चले आ रहे थे। चारों ओर गर्द और धुएं का गुब्बार था। चीखें और दिल दहलाने वाली भयंकर गर्जना। ब्रदर को कुर्सी सहित किसी हवाई शक्ति ने उड़ाकर दूर पटक दिया। वो उठकर मल्ली ताल की ओर भागे। ताल ने रंग बदल दिया था। सहस्रों बंगलों, पेड़ों और पहाड़ों का दलिया सा पक रहा था। यह भूकंप नहीं था, मानो ईश्वर की क्रुद्ध भ्रकुटी तनी थी। घुटने टेक कर ब्रदर मृत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हें ताल में हाथ पैर फेंकती एक गठरी सी दिखी। भाग कर वो कूदे। ताल की हिम शीतल जल की जिद्दी लहरों को पराजित कर गठरी को छीन कर किनारे लाए तो देखा वो हुकुम सिंह की सुंदर पुत्री परी थी। काश उस दिन डूबने दिया होता उसे। ब्रदर ने अपना पूरा ड्राइंग रूम खाली कर उसे इन्फर्मरी अर्थात सुश्रालय बना दिया। उनके ड्राइंग रूम की तड़क भड़क फारस के शाही दरबार से कुछ कम न थी। बड़े बड़े मखमली पर्दे, लटकते झाड़ फानूस, मोटा ईरानी कालीन, शिपरेंडेल का फर्नीचर और ऊंचे ऊंचे जापानी फूलदान। सर्वस्व त्यागी तरुण वैरागी ब्रदर विलासी नहीं थे, किंतु उनकी परिमार्जित रुचि को उनका वैराग्य जीत नहीं सका था। ब्रदर के पिता बहुत बड़े अर्ल थे। उनकी माता थी बैरन की पुत्री। माता पिता में अनबन रहती। पिता भागते शिकारी ग्रे हाउंडों के पीछे और माँ बन गई थी बैलेरीना। अपनी सुडौल एड़ियों को नन्हे जूतों में बांध बांध कर वो घंटों आईने के सम्मुख अपने ही सौंदर्य पर मुग्ध होकर नाचती। शिशु वारेसी को न माँ का स्नेह मिला और न पिता का अनुशासन। डिब्बे के दूध और गवर्नेंस के खरीदे स्नेह की छाया में होनहार बिरवा के चिकने पत्ते मुरझा कर रह गए। बचपन से ही वारेसी को गांभीर्य ने घेर लिया। उनके साथ के लड़के बॉक्सिंग करते लहूलुहान हो जाते और उनके क्रूर खिलवाड़ से सहम कर वारेसी की आंखों में आंसू उतर आते। छुट्टियों में अपने प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल से वारेसी घर आए। पाउडर रंग से रंगे चेहरे का रंग न मिट जाए, इसका विशेष ध्यान रख माँ ने अपने मृणाल बाहुदंडों में उन्हें जकड़ कर पूछा, बड़ा होकर क्या बनेगा मेरा बेटा? मसीहा। किशोर स्वर में वज्र गांभीर्य था। ओह माय गॉड! लेडी वारेसी के हाथ से नाच का पंखा गिर पड़ा। जल्दी से क्रॉस बनाकर उन्होंने पुत्र के सामने घुटने टेक दिए थे। मसीहा? क्या जाने सचमुच ही प्रभु ने उनके पापों का प्रायश्चित कराने पुत्र रूप में जन्म लेकर उन्हें धन्य किया हो। दिन रात अध्ययन में डूबकर वारेसी सांसारिक बंधनों से दूर हट गए। अगम्य और तात्विक ग्रंथों की ग्रंथि ने उन्हें बांधकर सामान्य मानव से ऊंचा उठा दिया। एक दिन अगाध वैभव को ठोकर मारकर वो भारत चले आए। वो उन सामान्य पर्यटकों की लालसा से नहीं खींचे जो भारत के ताज को देखने की ललक लिए चले आते थे। वो वेद और वेदांत के भारत के खोज में निकले थे। बुद्ध और महावीर के भारत के अनुसंधान में। पश्चिम के वैरागी को ज्ञान के संतोष की कुंजी मिल गई थी, किंतु त्याग और सेवा का संतोष नहीं मिला था। पहले वो वॉल्टेयर में मिशनरियों के साथ रहे, फिर चंद्रनगर में और अंत में नैनीताल आए। 18वीं शताब्दी का नैनीताल तब अंग्रेज़ों की नई खोज का एक मैला सा हीरा था। सेंट जॉन इन विल्डरनेस का गिरजा नई अंग्रेज बस्ती का प्रहरी सा बना खड़ा था। वारेसी के शांत और साहसी व्यक्तित्व की पादरी समाज में बड़ी चर्चा थी। इसी कारण उनकी नई नियुक्ति की गई। एकांत निर्जन वनस्थली की गोद में बसा नैनीताल तब आज का नैनीताल नहीं था। शेरों की दहाड़ से दिन दहाड़े अयार पाटा गूंजता रहता था। भालुओं के आतंक से 5 ही बजे लोगों की रात आरंभ हो जाती थी। देवदार और अयार के गहन वन में गर्वोन्नत बुर्ज वाले सेंट जॉन का गिरजा था और उसी के अहाते में था ब्रदर का लाल बंगला। वारेसी के सद्गुण युक्त पुरुषार्थ और विवेक के बीच उनकी अंतिम मरीज परी उनका सिरदर्द बन गई। वो सरल बालिका किसी भी तरह अपने जीवनदाता को छोड़ने को तैयार नहीं थी। रात रात जाग साहब ने उसकी कितनी सेवा की थी। उधर वारेसी बीमारी में नितांत बालिका सी दिखती बिस्तर से घुली मिली परी को सहसा अनिंद रूपसी के रूप में देखकर स्तब्ध थे। उनकी कम्युनिटी के फादर उन्हें अच्छी तरह जानते थे, किंतु फिर भी 15-16 वर्ष की सुंदर बालिका को अपने बंगले में रखना कहाँ की बुद्धिमानी थी।
इतने दिनों तक कार्यरत वारसी को परी का रूप माधुर्य अछूता ही छोड़ गया था। उन्हें इसका भान तब हुआ जब उनके परम स्नेही फादर पॉल उनसे मिलने आए। वह भार से नमित 80 वर्ष के बूढ़े पादरी न जाने कैसे बंगले के नीचे दबकर भी जीवित निकल आए थे। लाठी टेक कर पॉल वारेसी से मिलने आए और उन्हें गले लगाकर बोले, मेरे खूबसूरत बेटे, मैं आज कितना खुशकिस्मत हूँ कि इस भयानक प्रलय के बाद भी तुम्हें सलामत देख रहा हूँ। अरे ये कौन है? फादर ने देखा, हाथों में चाय की ट्रे लिए लजाती हुई परी वहाँ खड़ी थी। यही मेरी आखिरी वार्ड है फादर, वारेसी ने कहा, और फादर के झुर्रीदार आनंदी चेहरे पर सुनहरी हंसी बिखर गई। मौत, मुर्दे, चीख और मातम के बाद इसके प्यारे चेहरे की खूबसूरती कितनी स्वर्गीय लग रही है ब्रदर। अपनी खोई जवानी का अफसोस ज़िंदगी में मुझे आज पहली बार हो रहा है, कहकर बूढ़े फादर ने जोर से ठहाका लगाते हुए ट्रे थाम ली और परी से पूछा, नाम क्या? परी, वो बोली। ओह, तुम एकदम फेयरी, बहुत अच्छा, तुम बहुत प्यारा, फादर ने हंसकर कहा। अपने सौंदर्य की प्रशंसा समझने के लिए नारी को कभी भाषा समझने की आवश्यकता नहीं होती। सब समझकर परी लजाकर बाहर भाग गई। 3 महीनों में पहली बार वारेसी को लजाती तीर सी छिटक गई परी का सौंदर्य सचमुच स्वर्गीय लगा। मैं इसे कल मदर के पास भेज रहा हूँ, फादर से वारेसी ने कहा। मुझे तो समय नहीं मिलेगा, क्या आप कृपा कर इसे उनके पास पहुँचा देंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऐसी सुंदर सौगात 80 वर्षों में पहली बार मिली है। परिहास रसिक बूढ़े पादरी ने वारेसी की ओर देखकर एक आंख मीचकर कहा, तुम बड़ी समझदारी का काम करते हो ब्रदर। तुम्हारी नीली आंखें, चौड़े कंधे और ये अनोखा व्यक्तित्व उड़ती चिड़ियों को भी अपनी जादुई डोर में बांधने की शक्ति रखता है। तुम अपोलो हो मेरे बेटे, मैं कल ही इसे ले जाऊंगा। फिर अपनी रसिकता पर स्वयं ही हंसने लगे फादर पॉल। फादर चले गए, पर वारेसी की छाती पर भारी चट्टान सी आ गिरी। परी उनके नाइट सूट का ढीला कोट और पजामा पहनकर दबे पैरों उनके पैरों के पास आकर बैठ गई, किंतु नित्य की भांति ब्रदर उसके माथे को प्यार से थपथपा नहीं सके। दोनों के बीच सहसा एक अभेद्य भित्ति सी तनकर खड़ी हो गई थी। कल तक जिस परी की कलाई के मैल को स्पंज से रगड़ कर ब्रदर ने छुड़ा दिया था, वही कलाई उन्हें क्रुद्ध नागिन के फन सी लग रही थी। पैरी, हम खाना मांगता, बड़े प्रयत्न से ब्रदर ने कहा, और यंत्र चालित सी परी उठकर मेज पर डबल रोटी, चाकू, उबले अंडे और भुने आलू रख गई। यही साहब का खाना था। छौंकी भुनी सब्जियों के लिए परी तरसने लगी थी। कैसे बढ़िया पहाड़ी जम्बू से छौंके आलू बनाते थे उसके बाजियों। छी छी, ना जाने कैसा उबला खाना खाता है साहब, ना मिर्च ना मसाला, ना तेल ना छौंक। ठीक ऐसा ही उबला उबला मन भी है साहब का, पर कितना सफ़ेद रंग है, एकदम गोरा चिट्टा, जैसे सफ़ेद डांसी का पत्थर हो। और आंखें कितनी नीली हैं और होंठ कितने लाल, बाप रे बाप, एकदम चटक बुरुंज के फूल सा खूनी रंग। अपनी ओर मुग्धा परी को एकटक देखती देख वारसी काँप कर रह गए। अनाथ विदेशी किशोरी के प्रति अनजाने मोह से फिरंगी पादरी का विरागी चित्त व्याकुल हो उठा। बड़ी रात तक वो परी की सिसकियां सुनते रहे थे। वो सिसकियों के बीच सो गई, पर वारेसी नहीं सो पाए। कहाँ रह गया था छिद्र उनकी कठोर साधना के अंधकार में सुरक्षित कक्ष में, जहाँ आलोक की एक किरण का प्रवेश भी निषिद्ध था, वहाँ पूर्ण प्रकाश था। सुबह हुई और फादर पॉल डांडी लेकर उसे लेने आ गए। नहीं नहीं नहीं, परी ने जिद भरे स्वर में कहा और दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगी। ओह, तुम रोता? फादर का स्वर करुणा और स्नेह से भारी हो गया। यह साहब बहुत अच्छा, इस वास्ते रोता? परवाह नहीं, मदर बहुत अच्छा, साहब से भी अच्छा। हंसकर फादर ने बड़े प्यार से परी की ठोड़ी उठाई। ऊपर देखो, इस माफिक चलो, साहब को सलाम बोलो। हृदय के उमड़ते गुबार को पीकर वारेसी ने आंसुओं से भीगे परी के मुरझाए गुलाब से चेहरे को देखा। बिना कुछ कहे परी डांडी में बैठ गई। बहुत दिनों बाद वारेसी अपने बंगले में अकेले थे। पूर्णिमा की चांदनी में उनके लेस लगे पर्दे से दिखता हिमालय भव्य लग रहा था। 17 मील की दूरी और मदर के अनुशासन की कब्र में उन्होंने परी की स्मृति को सदा के लिए दबा दिया था।
एक बार फिर वो अपनी साधना के दुर्गम मार्ग पर निर्भय चल देंगे। किसी के सलोने सुंदर चेहरे की सरल मुस्कान उनके हृदय को नहीं कपा सकेगी। उनके नाइट कोट की लंबी लंबी बाहें झुलाती किसी चीनी बालक की सी सुकुमार आकृति उनकी साधना में व्याघात नहीं डाल सकेगी। 3 दिन पूरे हो गए थे। बड़ी रात तक बाइबल पढ़कर वो सो गए। मोमबत्ती के हल्के प्रकाश में दीवार पर टंगी रोजरी हवा में झूल रही थी। इतने में किसी ने द्वार खटखटाया। कौन? ब्रदर उठ बैठे। शायद गिरजे का चौकीदार हीरा सिंह होगा। उसके बेटे को गर्दन तोड़ बुखार हो आया था, कहीं कुछ हो ना गया हो बेचारे को। हीरा, हम आया। वो ड्रेसिंग गाउन डालकर उठे। द्वार खोला तो सन्न से रह गए। पेरी, तुम कैसे आया? ओ माय गॉड! ब्रदर ने कांपती क्षीण काया को थाम लिया। माघी पूर्णिमा से धुले नैनीताल पर कोहरे का कफन पड़ गया था। बर्फीली हवा में आकाश के तारे भी जमकर रह गए थे। जिसे अवहेलना और आदर से ब्रदर ने पैर में गड़े कांटे की भांति बेरहमी से खींचकर फेंक दिया था, वही 17 मील की दुर्गम दूरी फांद कर भूखी प्यासी फिर उन्हीं बाहों में भाग आई थी। दुर्बल बीमारी से उठा शरीर ज्वर की तीव्र दहन से सूखे पत्ते सा कांप रहा था। पेरी, पेरी! वारसी ने उसे अपने लबादे में समेट कर बिस्तर पर लिटा दिया। ओ पेरी, तुम क्यों भागा? ओ माय स्वीट, तुम क्यों भागा? पागलों की तरह वो पेरी के गर्म गालों पर झुक गए। फिर लपक कर उन्होंने अलमारी से ब्रांडी निकालकर परी के हाथ पैरों पर मली और किसी तरह दांतों के बीच ब्रांडी उड़ेल दी। ब्रांडी गट गट पीकर परी ने ज्वर से लाल आंखें खोल दी। नहीं नहीं नहीं, उसने ज्वर की बेहोशी में ही माथा हिलाया और दोनों हाथों से वारिसी को जकड़ लिया। हम नहीं जाएगा। तुम नहीं जाएगा पेरी, तुम इधर रहेगा, कहकर वारिसी ने उसका माथा चूम लिया। परी जैसे इसी आश्वासन के लिए रुकी थी, वो फिर बेहोशी में डूब गई। गले और छाती की घरघराहट और टंगी टंगी दृष्टि देखकर वारिसी घबराकर जख्मी शेर की भांति चक्कर काटने लगे। कभी सिरहाने बैठते, कभी उठते, कभी घुटना टेक कर प्रार्थना करते और कभी परी का मुरझाया अचेतन चेहरा एकटक देखते रहते। सवेरे मदर ने फादर पॉल को कॉन्वेंट से गर्दन तोड़ बुखार में भाग गई परी को खोजने भेजा। फादर ने देखा परी की मृत देह गोद में लिए शून्य अंतरिक्ष को निहारता उनका अपोलो स्तब्ध बैठा था। कॉन्वेंट में ही इसे गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, वहीं से कल रात बुखार की बेहोशी में भाग आई है भागिनी। फादर ने क्रॉस बनाकर परी के शांत चेहरे पर चादर खींच दी। उस दिन से वारिसी सचमुच ही मसीहा बन गए। 32 वर्षों का पिछला जीवन सहसा अंधकारमय बन गया। बंगला छोड़कर उन्होंने उसी दिन अपना तबादला अल्मोड़ा के सीमांत पर बसे कुष्ठाश्रम को करवा लिया। पीप से गले कीमा बन गए कुष्ठ रोगियों के विभत्स घावों को वो अपने हाथों से साफ कर दवा लगाते, उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाते। उनकी घिनौनी दुनिया का अभिशप्त जीवन ही अब उनका सांख्य, योग और दर्शन था। क्रिसमस में फादर पॉल अपनी जर्जर काया को लाठी पर टेकते अपने बिछड़े मित्र से मिलने आए। वारिसी एक गलित कुष्ठ रोगी की झड़ गई उंगलियों के घाव को धो रहे थे। फादर पॉल को देखते ही जीवन की बंद पुस्तक के पन्ने फरफरा उठे। वो लपके तो बूढ़े फादर ने उन्हें छाती से लगा लिया। सदा हंसने हंसाने वाले बूढ़े फादर सुबह उठे। मेरे खूबसूरत दोस्त, कभी मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपोलो हो। ऐ मेरे खुदाबंद, मुझे मेरी नादानी के लिए माफ़ी दे। यह अपोलो नहीं, मसीहा है, एक बहुत ऊंचा और सच्चा मसीहा। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी मसीहा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।